तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं वो है आपका C3 साइकिल रिएक्शंस। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आपकी जो NCERT बुक है उसमें ये बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं है, परंतु राजस्थान बोर्ड की बुक में ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में C3 चक्र क्या होता है, C3 चक्र में कि जैव रासायनिक क्रियाओं को समझाते हुए इसका फ्लो चार्ट बनाइए। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको बच्चों ये रिएक्शंस आनी चाहिए समझ में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि C3 साइकिल क्या था, वो हम पढ़ चुके हैं, किसने खोजा था, डिस्कवर किया था, सब कुछ। दूसरा NCERT के अकॉर्डिंग जो C3 साइकिल था आपकी, ये C3 साइकिल में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा अपचयन और तीसरा पुनर्जनन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे, वो होता है हमारे पास जो यहाँ बात करेंगे वो होता है राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से। तो राजस्थान बोर्ड की बुक जो है उसमें आपकी 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, हम उनको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है दिया हुआ है, रिएक्शंस दी हुई हैं, इसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला, रुबिस्को एंजाइम कौन सी मैकेनिज्म में यूटिलाइज होता है, तो पहला आता है कार्बोक्सिलेशन में। दूसरा, प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है, तो RUBP होता है। तीसरा, कि ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च होती है, तो अपचयन रिडक्शन और रीजनरेशन में ऊर्जा खर्च होती है। 12 ATP और 12 NADPH2 जो होते हैं वो खर्च होते हैं कहाँ पर, आपके रिडक्शन में, अपचयन में खर्च होते हैं। जबकि 6 ATP जो होता है वो रीजनरेशन प्रोसेस में खर्च होते हैं। क्लियर है? अब ये कैसे होते हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल की। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं कैल्विन साइकिल या ऑब्लिक कह सकते हैं C3 साइकिल की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, C3 चक्र की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये बच्चों मैंने बताई थी आपको 10 अभिक्रियाएं होती हैं जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और उनको हम 3 मुख्य अवस्थाओं में पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर द 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस इन C3 साइकिल अंडर द 3 मेन प्रोसेस। प्रोसेस कितने हैं? 3 ये मेन। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, जो कल बताए थे मैंने आपको। हम एक एक चलते हैं। दीज आर द फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है आपको पता ही है, CO2 फिक्सेशन होता है। क्या होता है? CO2 फिक्सेशन, कल पढ़ चुके थे हम लोग। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, हमारे पास RUBP जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, प्रथम जो यहाँ पे CO2 ग्राही होता है, वो प्लस CO2 मिलकर रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में PGA बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है वो क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ ये जो RUBP होता है वो 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, इसके 6 मोल काम आते हैं। तो 5 × 6 तो 30 कार्बन हो गए। प्रत्येक CO2 जो अणु होता है उसमें 1 कार्बन होता है, तो हमें 6 कार्बन चाहिए होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, इसलिए हमें 6 कार्बन के लिए लगाना पड़ेगा, इसको 6 मोल लेना पड़ेगा। तो 1 कार्बन होता है एक में, 6 मोल तो ये हो गए 6, टोटल हो गए 36। तो RUBP के 6 मोल और CO2 के 6 मोल मिलकर 12 मोल किसके बनाते हैं? आपके PGA के। PGA क्या होता है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए C3 साइकिल कहते हैं इसको। ये हो गया आपके 36 कार्बन। ओके, तो ये तो हुई आपके पहले स्टेप, कौन सी? RUBP से PGA फॉर्मेशन। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड स्टेप जो आती है वो आती है अपचयन। कौन सी आती है? रिडक्शन या अपचयन होता है। इसे ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी कहते हैं इसको। इस अभिक्रिया में 12 ATP व 12 NADPH2 खर्च होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है मेडिकल का। 12 ATP व 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड। ठीक है, काम में ले जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? अब ये जो क्रिया होती है इसको भी हमने कई भागों में बांटा है, कैसे कैसे होती है। इसमें जो पहली दूसरी स्टेप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास 3 PGA था बच्चों, कौन से वो बने थे? 12 मोल। 3 PGA 12 मोल 3 कार्बन वाले थे। ये 3 PGA जो होता है 12 ATP खर्च करके ट्रायोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 13-DPGA बनाता है। क्या बनाता है? 13-DPGA। PGA से क्या बन गया? DPGA।
फॉस्फोगैल्सिक एसिड और डाइफॉस्फोगैल्सिक एसिड। क्लियर है? वो भी 12 मोल है, 3 कार्बन है, केवल रूप चेंज हुआ है उसका। अब जो मेरे पास 13-DPG था, इसने इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजन एंजाइम, डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में NADPH2 का प्रयोग किया ऊर्जा का, और करके ये PgAl किस में बदल गया? PgAl। PgAl होता है फॉस्फोगैल्सिक एल्डिहाइड। क्या होता है? फॉस्फोगैल्सिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो 12 मोल इसके थे, 12 मोल यही है। कार्बन संख्या 3 है, 3 इक्वल है, कार्बन संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, कार्बन इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं इसकी तीसरी स्टेप में। जो मेरे पास 12 मोल बने थे, देखो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे पास 12 मोल PgL के बने थे, PgL में ट्रायोज फॉस्फेट के बने थे, वो ट्रायोज फॉस्फेट जो था, ये लिखा हुआ है ट्रायोज फॉस्फेट, ये जो ट्रायो फॉस्फेट था, इसके जो 12 मोल थे, उसमें से 5 मोल जो थे PgL के, वो DHAP में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? DHAP। DHAP क्या होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। तो DHAP और PgAl एक दूसरे के आइसोमर है, कि दोनों ही 3 कार्बन होते हैं, तो ये दोनों क्या है? आपस में आइसोमर हैं। तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 5 मोल 3 कार्बन वाले ये PgL थे, ये 5 मोल DHAP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास कितने मोल बने थे? कुल 12 मोल। 12 मोल में से 5 मोल DHAP बन गए, तो बचे कितने मोल बताइए? बचे कितने? 7 मोल। 7 मोल बचे किसके? PgAl के बचे। कितने बचे? PgAl के। ठीक है, तो हमारे पास जो PgAl है, इसके 3 मोल और DHAP के 3 मोल। यहाँ मोल काउंट करना जरूरी है, ध्यान रखना। 3 मोल इसके, 12 में से 5 3 चले गए, बचे कितने? 7। 7 जो मोल बचे हमारे, उनमें से 3 मोल PgL के और DHAP के कितने मोल? 3 मोल। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एल्डोलोज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण किया। किसका किया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब यहाँ देखिए, 3 मोल है, 9 कार्बन है, 3 मोल है, 9 कार्बन है, हो गए। दोनों मिलके कितने बनाए? 3 मोल बनाए फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट के। यहाँ 18 कार्बन, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है? 6 कार्बन शुगर है, तो आप जानते हो 18 कार्बन गए। और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट था, डाइफॉस्फेट था, ये बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें बदल गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मोल बने, प्रत्येक मोल जो था वो क्या था? 6 कार्बन वाला था, तो 18 कार्बन। ठीक है, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करना है वो करना है 36 कार्बन करना है। अभी हमारे पास कितने हुए? 18 कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उस फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो था मेरे पास, उसमें से जो एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन वाला, वो आइसोमेरेज द्वारा क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या बना देगा? ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज। तो हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस के अंदर ही 1 मोल ग्लूकोज बन जाता है PgL के द्वारा। तो PgL और DHA मिल के बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है क्या है? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और ग्लूकोज फार्मूला आप जानते हो 6, तो यहाँ कार्बन 6 काम में आ जाते हैं। यह ग्लूकोज सुक्रोज में परिवर्तित होता है और फ्लोएम के द्वारा पादप के ऊपरी भाग, वायु भाग से जड़ों की ओर गमन करता है, और जड़ों में आकर ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये उपापचय क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ तक। अब बचे हुए मॉलिक्यूल कहाँ गए? उनका क्या होगा? जो भी ये मॉलिक्यूल बच गए हमारे पास, चाहे वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के हों, चाहे DHAP के हों, चाहे PgL के हो, तो रीजनरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या बचा? आप सोचिए। 3 मोल काम ही आए थे, 7 में से बचे कितने हमारे पास? 7 में 3 के कितने बचे? 4 मोल। 4 तो मोल हमारे क्या बच गए? PgL के। 3 मोल बच गए किसके हमारे पास? 3 मोल या काम आ गए, 2 मोल किसके बच गए? DHAP के बच गए। ठीक है, और 2 मोल बच गए फ्रक्टोज 6 फास्फेट के। तो हमारे पास इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या बचा? अब इसमें देता हूँ क्या क्या बचा, वहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। कितने बचेंगे हमारे पास? 4 मोल तो बचेंगे हमारे पास बच्चों, किसके? PgAl के बचेंगे। 2 मोल बचेंगे किसके हमारे पास? DHAP के बचेंगे। और 2 मोल किसके बनेंगे? फ्रक्टोज 6 फास्फेट के। ये मेरे पास कुल बचेंगे। क्लियर है? इतने बचे।
इसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। अब इसमें आप लगाइए कितने कार्बन बच गए हमारे पास, कितने कार्बन बचे। तो यहाँ 4 मोल पीजीएल 3 कार्बन होता है तो 12 कार्बन, 2 मोल डीएचओ 3 का 6 मोल, 12 से 18, 18 और 12 कितने बच गए 30 कार्बन। टोटल कितने थे हमारे पास 36 कार्बन। कितने 36 में क्या बन गया एक ग्लूकोज कितने का 6 कार्बन का। जो 30 कार्बन जो बच गए हमारे पास उन 30 कार्बन का वापस से क्या होगा रीजनरेशन होगा। क्लियर है कितना होगा रीजनरेशन होगा 30 कार्बन का। और इसी प्रोसेस के द्वारा क्या बनेंगे हमारे पास 6 मोल RuBP के बनेंगे। वही प्रोसेस कहलाएगा आपका रीजनरेशन। तो हमारे पास बचा क्या था 4 मोल PGL के, 2 मोल DHAP के और 2 मोल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के। अब इन्होंने कैसे फॉर्म किया RuBP को वापस निर्माण कैसे किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। क्या बोलेंगे रीजनरेशन। क्लियर है। तो मेरे पास रीजनरेशन में क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचा है यहाँ पर बताइए, मैं लिख देता हूँ वापस से। इसमें हमारे पास क्या बचा है 4 मोल तो बचेंगे हमारे पास PgAl के, 2 मोल बचेंगे हमारे पास बच्चों DHAP के और 2 मोल बचेंगे हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। ये तीन जो हैं इन तीनों से मिलकर हम बात करें तो क्या बनेगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में बनेगा आपके 6 मोल क्या बनेंगे RuBP का निर्माण होगा। डेट प्रोसेस क्या कहलाएगा रीजनरेशन। ये प्रक्रिया कहलाएगी रीजनरेशन प्रोसेस कहलाएगा। क्यों, अगर हम इन तीनों को काउंट करें, तीनों को ही हम काउंट करें संख्या में तो ये कितने हो गए 30 कार्बन हो गए। ठीक है, ये जो होता है 6 मोल बनेंगे कितने के 5 कार्बन के। तो हमारे पास 30 कार्बन को हमने व्यवस्थित कर दिया RuBP के अंदर। तो कोई आपसे पूछे रीजनरेशन में कितने कार्बन भाग लेते हैं तो क्या बताओगे आप 30 कार्बन भाग लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं अब हम एक बार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मोल जो बचे हुए थे हमारे पास कौन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 मोल काम आएंगे और 2 मोल काम आएंगे PGL के। ठीक है, दोनों मोल दो काम आ जाएंगे। तो मेरे पास 2 मोल हो गए तो 12 कार्बन दिए हो गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। और PGL के कितने मोल हो गए 2 मोल 6 कार्बन हो गए। कितने हो गए 18 कार्बन 18 कार्बन हो गए। इन 18 कार्बन को ट्रांसफर एंजाइम की जो क्रिया होती है ये 2 भागों में उत्पाद बनाते हैं, 2 उत्पाद निर्माण करते हैं इथोज 4 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट। इथोज 4 फॉस्फेट होता है 4 कार्बन की शुगर होती है, जाइलोज 5 फॉस्फेट कितनी होती है 5 कार्बन की शुगर होती है। तो हमारे पास 2 मोल्स के बनेंगे 2 मोल्स के बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ 8 कार्बन ये रहे 10 कार्बन ये रहे तो हो गए 18। यहाँ कितने थे 12 और 6 18, यहाँ भी कितना होना 8 और 10 18। तो हमारे पास इथोज 4 फॉस्फेट बनेगा और जाइलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। क्लियर है, ये पहली रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म हो गई। अब क्या होगा ये जो मेरे पास इथोज 4 बना है देखो ये रहा इथोज 4 फॉस्फेट बन गया। ये DHAP के 2 मोल बचा था ना हमारे पास, DHAP 2 मोल बचे दे रहे, DHAP के 2 बचे हुए 2 मोल थे उनके साथ रिएक्ट करेगा क्रिया करेगा और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा सीडोएप्टिलोज 7 डाइफॉस्फेट, सीडोएप्टिलोज 17 डाइफॉस्फेट। ये 7 कार्बन की सबसे बड़ी शुगर है इसी साइकिल में 7 कार्बन की शुगर होती है ये बनती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितने 8 कार्बन थे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 कितने हो गए 14 कार्बन। 14 कार्बन का यहाँ बन गया ये देखो 7 कार्बन के 2 मोल बन गए। तो 7 कार्बन की शुगर फॉर्म होती है। अब ये 7 जो कार्बन हो गया हमारे पास ये शुगर जो थी ये वापस से PGL के 2 मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। तो 2 हमारे पास कितने 4 बचे थे 4 में से 2 तो काम यहाँ आ गए और 2 काम यहाँ पर आ गए। ये जो थे तो 14 + 6 कितने हो गए 20 हो गए 20 कार्बन हो गए। ये दोनों मिलकर ट्रांसफर एंजाइम उपस्थिति में टूटता है प्रोडक्ट बनता है जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट को बोलते हैं राइबोलोज मोनोफॉस्फेट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 2 मोल बनेंगे इसके 2 मोल ये बनेंगे दोनों ही 5-5 कार्बन के तो हमारे पास 10-10 कार्बन बन जाएंगे। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हुआ 3 चीज़ मिलकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट PGL 4 मॉलिक्यूल और 2 DHAP से मिलकर क्या बनेंगे हमारे पास 2 मोल तो बनेंगे ये रे। तो 4 मोल तो बनेंगे किसके जाइलोज 5 फॉस्फेट के और 2 मोल बनेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के।
चूँकि जाइलोज 5-फॉस्फेट और राइबोलोज 5-फॉस्फेट दोनों आपस में एपीमर हैं, इसलिए ये चारों मोल जो जाइलोज फॉस्फेट के थे ये भी इस एंजाइम की उपस्थिति में वापस से राइबोलोज 5-फॉस्फेट बदल जाएंगे। और राइबोलोज 5-फॉस्फेट होता है, इसको आप RUMP भी लिख सकते हो। क्यों? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो RUMP होता है फॉस्फेट, ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अक्रिय होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव, अक्रिय होता है। और ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट होता है, ये ATP लेकर एंजाइम काइनेज की उपस्थिति में ATP ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये RUBP या RUDP में कन्वर्ट हो जाता है। राइबोलोज बिस फॉस्फेट, यहाँ एक ही फॉस्फेट था, यहाँ दो जाते हैं, राइबोलोज बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास 6 मोल बनते हैं 5 कार्बन, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 × 5 30 कार्बन। तो 30 कार्बन हमने स्टार्ट किया था यहाँ से रिजनेशन, और 30 कार्बन के हमने कितने बना लिए यहाँ पर? 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP का निर्माण हो गया। तो ये कितने हो गए? 30 कार्बन हो गए। तो हमारे पास ये जो RUBP बनने की जो प्रक्रिया होती है वापस से, इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन की प्रक्रिया के अंदर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन की श्रृंखलाएँ बनती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये टोटल जो थी ये 10 रिएक्शंस हैं, 3 स्टेप के अंदर थी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। आप इन सभी रिएक्शन को लिखना स्टेप बाय स्टेप, किससे बनेगा, कैसे बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में कि बायोकेमिकल रिएक्शन लिखिए, तो आपको ये लिखनी है रिएक्शन जैसे मैंने लिखी है, आपको उस टाइप से आपको लिखनी है, विद एंजाइम लिखनी है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। यही आपका तो स्टूडेंट्स, दिस इज ए C3 साइकिल, फ्लो चार्ट ऑफ द C3 साइकिल। इसमें वी एक्सप्लेन द कंप्लीट द C3 साइकिल। जो हम लोगों ने 10 रिएक्शंस पढ़ी थी, उन रिएक्शंस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं राइबोलोज 5-फॉस्फेट या राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये कब एक्टिव होता है? विद द प्रेजेंस ऑफ द ATP। ATP की उपस्थिति में ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 ATP जो है मेरे पास प्रेजेंट है, जैसे 6 ATP फॉर्मेशन। तो RUBP जो था RUMP RUBP में कन्वर्ट हो जाता है। RUBP क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। CO2 एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन सॉरी CO2 एक्सेप्टर। पहला CO2 एक्सेप्टर कौन होता है हमारे पास? C3 साइकिल में RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट होगा, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करेगा रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। इससे क्या बनेगा हमारे पास? 3PGA, फॉस्फोगैल्सिक एसिड फॉर्मेशन होगा। फॉस्फोगैल्सिक एसिड जो होगा वो जो है फर्स्ट ट्रिपल कंपाउंड है, एंड ये 3 कार्बन का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द 3C3 साइकिल, ओके। तो हमारे पास PGA है, वो 12 ATP की प्रेजेंस में क्या बोलेंगे इसको? ये कन्वर्ट होगा किसमें? पहले 1,3-DPGA, डाइफॉस्फोगैल्सिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास RUBP के कितने? 6 मोल थे, 6 मोल CO2 के, एंड देन मेक द 12 मोल, 12 मोल किसके बनेंगे हमारे पास? 12 मोल किसके बनेंगे? PGA के। PGA के जो 12 मोल थे, वो 12 मोल एज इट वर्क करेंगे, 12 ही बनेंगे, और ये एनर्जी कंजप्शन करके धीरे धीरे क्या होंगे? चेंज देयर फॉर्म। तो PGA कन्वर्ट होगा 1,3-DPGA में, 1,3-DPGA कन्वर्ट होगा इसमें PGAL में। तो रिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप PGA का DPGA में कन्वर्शन, दूसरा DPGA का PGAL में कन्वर्जन।
ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा रिएक्शन इसके लिए 12 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सेकंड जो स्टेप है डीपीजीसी पीजीएल उसमें 12 NADPH2 की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर 12 ATP एंड 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। क्लियर है। और एक्टिवेशन ऑफ द आरबीपी का संकलन होता है, इसमें हमारे पास कितनी होती है 6 ATP। तो कुल मिला के कितना हो गया 18 ATP, 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये तो हुआ 6 ATP और 18 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायरमेंट हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बनेगा 3PGAL रिडक्शन प्रोडक्ट जो है, प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होगा 3PGAL, उसके मोल मिलेंगे कितने 12 मॉलिक्यूल। कितने हैं 12 मॉलिक्यूल। कार्बन कितने हैं 3 कार्बन। क्लियर। इन 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल अबाउट 30 कार्बन, 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन प्रोसेस में पार्ट लेंगे, एंड 2 मॉलिक्यूल PGL के हैं दे मेक द ग्लूकोज। वो क्या बनाएंगे ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। तो कैसे होगा व्हेन वी डिस्कस द ग्लूकोज फॉर्मेशन, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल की। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, इनमें से 1 मोल ऑफ PGAL कन्वर्ट इनटू DHAP। किस में कन्वर्ट हो गया DHAP, डाइहाइड्रोजन हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर। तो 1 मोल ऑफ PGAL एंड 1 मोल ऑफ DHAP। तो वी कैन से PGAL 1 मोल 3 कार्बन, DHAP 1 मोल 3 कार्बन। क्लियर। दोनों ज्वाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे, एंड दे मेक द फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। It make the fructose 1,6 diphosphate, and this 1 mole of the fructose 6 diphosphate जो है 6 कार्बन कंपाउंड that convert into the fructose 6 phosphate। किसमें कन्वर्ट होगा fructose 6 phosphate में, and this fructose 6 phosphate convert into the glucose, it convert into the glucose and sugar। That is the process of the glucose formation, that is the process of the glucose formation। So we can say that the 2 molecule of the PGAL required for the glucose formation। समझाई बात। 2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास हैं PGAL के, वो मॉलिक्यूल किस में आते हैं ग्लूकोज निर्माण में भाग ले लेते हैं। बचे कितने हमारे पास 10 मॉलिक्यूल। 10 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है 3 कार्बन का। तो कितने हो गए 30 कार्बन। ये जो 30 कार्बन होते हैं इनमें से वापस से RUMP फॉर्मेशन होता है। क्या होता है RUMP फॉर्मेशन होता है 6 मोल, एंड ईच मोल ऑफ RUMP 5 कार्बन 30 कार्बन। डेट प्रोसेस रीजनरेशन। क्लियर। तो मेरे पास ये जो प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ जो प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस दैट द रिडक्शन है, एंड द कंप्लीट प्रोसेस रिमेनिंग इज नोन एज द रीजनरेशन। क्या कहलाएगा वो रीजनरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन 10 मॉलिक्यूल्स की कैसे फॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं रिलेशन में। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ द PGAL 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल PGAL आर कन्वर्ट इनटू द DHAP। इसमें कन्वर्ट हो गए DHAP में। तो 3 कार्बन 3 कार्बन both are joined together and react with the make a product fructose 1,6 diphosphate। Fructose 1,6 diphosphate is a 6 carbon molecule, and then these fructose 6 phosphate converted to the fructose 6 phosphate, diphosphate converted to the fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate again react with the PGL molecule, the 2 molecule, the 2 mole, then 2 mole, then 2 mole, then 2 mole, and last one is the 2 mole। Clear? These are 2 mole again। They are 3 carbon and they are 6 carbon, 9 carbon. So 9 carbon molecular form, and these 9 carbon are divided into 2 products, the ethose 4-phosphate and xylose 4-phosphate। Ethose 4-phosphate और xylose 5-phosphate, या sugar। xylose 5-phosphate होगा वो क्या है उसका एपिमर है,
राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का, सो इट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द राइबोलोज 5-फॉस्फेट, क्लियर, या मोनोफॉस्फेट. सेकेंड इज द 4 कार्बन शुगर ethos for phosphate, clear. It attach with the, is react with the, join with the DHAP. These two molecule of the PGL contain DHAP, and DHAP molecule are attached with the, react with the ethos for phosphate, and they make the a 7 carbon sugar. That name is pseudohaptulose 1,7 diphosphate. क्या बनाया उन्होंने? pseudohaptulose 1,7 diphosphate. ये 7 कार्बन शुगर है. That sugar, ये 7 कार्बन शुगर है, that is to make the pseudohaptulose 7 phosphate. It convert to the pseudohaptulose 7 phosphate. वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. एंड ये जो शुगर है 7 phosphate, ये फिर 7 कार्बन साथ वापस से PGL, लास्ट PGL जो होंगे इसके साथ में ज्वाइन होकर 10 कार्बन कंपाउंड बनाएंगी. एंड दीज 10 कार्बन कंपाउंड आर डिवाइड 2 पार्ट्स, 2 भागों में बढ़ जाएंगे. ये एक ज़ाइलोज 5-फॉस्फेट और दूसरा राइबोलोज 5-फॉस्फेट. तो ये भी कितने 2 मोल है 5 कार्बन, ये भी कितने 2 मोल 5 कार्बन. 7 कार्बन प्लस 3 कार्बन इज 10 कार्बन, क्लियर. 10 कार्बन डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स के अंदर, 5 + 5, 5 ज़ाइलोज 5-फॉस्फेट एंड 5 क्या है आपका राइबोलोज 5-फॉस्फेट, क्लियर. तो ज़ाइलोज 5-फॉस्फेट अगेन फॉर्म करेंगे RUMP, एंड RUMP ऑलरेडी है ही. तो वी कैन से दैट दीज आर द 10 मोलिक्यूल ऑफ द 3PGL. 3PGL के जो 10 मोलिक्यूल हैं वो 1, 2, 3 देख रहे हैं आपको, 2, 4, 6 मोलिक्यूल क्या बनाएंगे आपके राइबोलोज मोनोफॉस्फेट या राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनाएंगे. एंड ये राइबोलोज फॉस्फेट वापस से ATP रिएक्शन करके क्या बनाएगा RUBP फॉर्म कर देगा. RUBP क्या है? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल, जहाँ से कार्बोक्सिल स्टार्ट होगा. तो इस कंप्लीट प्रोसेस में जितनी प्रोसेस इधर हैं ये 10-30 कार्बन की, दे आर द रीजनरेशन. क्या कहलाएगा ये? रीजनरेशन प्रोसेस, क्लियर. तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ CO2, सेकेंड रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द PGL और ट्राइफॉस्फेट, एंड थर्ड इज द रीजनरेशन. इनमें से सिर्फ क्या हुआ 2 PGL molecule that make the glucose by this process, and in this cycle the 18 ATP and 12 NDPS2, 18 ATP और 12 NDPS2 की आवश्यकता होती है, ठीक है. एंड दीज ATP आर ऑब्टेन्ड बाय द 6 साइकिल, 6 नॉन साइकिल, 6 चक्रीय और 6 अचक्रीय से जो प्राप्त होती है, ठीक है. तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है C3 साइकिल. देन हम बात करें आगे कुछ पॉइंट्स की. तो मेन एंजाइम ऑफ C3 साइकिल, C3 का एंजाइम जो है मेन साइकिल कौन सा है? C3 साइकिल है प्लांट्स के अंदर CO2 फिक्सेशन का. एंड इसके अंदर मेन एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को. तो रुबिस्को इज द मेन एंजाइम. कहाँ होगा? स्ट्रोमा. कहाँ होगा ये? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होगा. एंड ये लगभग 60% प्रोटीन का बना होता है, या प्रोटीन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करता है, ठीक है. तो मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? रुबिस्को कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में. अर्थ पे कौन सा एंजाइम मैक्सिमम क्वांटिटी में? रुबिस्को. कौन सा प्रोटीन है प्लांट्स के अंदर? रुबिस्को. इसके अलावा C3 साइकिल जो है दैट इज डिफरेंट टाइप, इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप मोनोसैकेराइड्स बनती हैं, शुगर्स बनती हैं. तो क्वेश्चन मेडिकल में ऑलरेडी है, हाउ मेनी टाइप शुगर्स आर फॉर्म इनसाइड द C3 साइकिल. C3 चक्र में कौन कौन सी शुगर्स बनती हैं, कितने प्रकार की शुगर बनती हैं? तो 5 प्रकार की. कितनी बनती हैं? 5 टाइप ऑफ द मोनोसाइड शुगर बनती हैं. वो कौन कौन सी हैं? 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, क्लियर. 3 कार्बन शुगर कौन सी है? PGL और DHAP. ये कैसी हैं? 3 कार्बन शुगर, फॉस्फोगलिसराइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. C4 में एथोस 4-फॉस्फेट, C5 में ज़ाइलोज और राइबोज 5-फॉस्फेट, C6 में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और C7 में pseudohaptulose 7-फॉस्फेट ये शुगर मिलती है, ठीक है. तो इन C3 साइकिल में कितने टाइप शुगर बनती है? 5 टाइप शुगर फॉर्मेशन होती है, ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास फुल फॉर्म्स दी हुई है, मैंने जो शॉर्ट टर्म लिखी है उनकी फुल फॉर्म्स दी हुई है, जैसे RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, PGA फॉस्फोगलिसरिक एसिड, DPGA डाइफॉस्फोगलिसरिक एसिड, PGAL फॉस्फोगलिसरिक एल्डिहाइड, DHAP डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट,
E4P ethos 4-phosphate, X5P xylose 5-phosphate, R5P ribulose 5-phosphate, ऐसे ही S7P citrulose 7-phosphate। तो ये सारी क्या है, शुगर्स हैं जो फॉर्म होती है। क्लियर। एंड इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है बार फैक्ट। जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स दोज आर रिप्रेजेंट द C3 साइकिल। जितने भी प्लांट अर्थ पे हैं जो C3 साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें एक विशिष्ट प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, उसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो ऑल द प्लांट दोज हैव C3 साइकिल आर रिप्रेजेंट द फोटो रेस्पिरेशन। व्हाट द मीन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेशन इन लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है एंड ऑक्सीजन मोर क्वांटिटी बनती है, ऑक्सीजन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तब क्या होगा, द रुबिस्को एंजाइम बाइंड विद द ऑक्सीजन और इट वर्क एज ए ऑक्सीजनेज एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम काम करता है तो CO2 फॉर्मेशन कम होती है, तो प्लांट का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। That is known as the Barber effect। तो यहाँ लिखा हुआ है inhibitory effect of the high concentration of the O2 on the photosynthesis due to the photorespiration। क्लियर। O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर फोटोसिंथेसिस रेट क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है, प्रकाश श्वसन के कारण होता है ऐसा। तो ये एक कंप्लीट चार्ट है जो बताया गया आपको। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट हो तो पूछ लेना।